सुप्रभात बच्चों। मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के ई लर्निंग कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपुल कुमार सिंह, आपका हिंदी शिक्षक, इस वीडियो के माध्यम से आपके हिंदी व्याकरण के पाठ समास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे समास। क्या पढ़ेंगे बच्चों? समास। समास क्या है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों को समास के अंतर्गत जो पढ़ना है वो इस पाठ में हम लोगों को सबसे पहले वैसे शब्द और पद, फिर समास की परिभाषा, समास प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक होनी चाहिए, समास का क्या महत्व है, समास का महत्व क्या है, विभिन्न पदों का फिर परिचय पढ़ेंगे, समास के भेद भी पढ़ेंगे, और फिर संधि और समास में अंतर क्या है, कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर है ना, द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, इन चीज़ों को बारी बारी से पढ़ना है। चलिए बच्चों, तो अब प्रारंभ करते हैं। शब्द और पद। क्या? शब्द और पद। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है शब्द। वैसे आप लोग शब्द पढ़ चुके हैं, है ना। शब्द यानी वर्णों के सार्थक समूह शब्द कहलाता है। क्या? वर्णों के सार्थक शब्द क्या कहलाता है बच्चों? शब्द कहलाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर घर और मोहन, यहाँ पर क्या है बच्चों? ये एक स्वतंत्र शब्द है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं या होता है तो वह शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, जैसा कि देखिए यहाँ पर है बच्चों कि पद का, कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो पद बन जाता है। अब उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे ऊपर देखिए लिखा हुआ था घर और मोहन, तो घर और मोहन यहाँ स्वतंत्र शब्द है, लेकिन इसी को यदि हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो ये फिर क्या हो जाता है? पद बन जाता है। कैसे भाई? तो देखिए यहाँ पर वह मोहन का घर है, पहले क्या था? सिर्फ घर और मोहन दो अलग अलग स्वतंत्र शब्द है, तो यहाँ शब्द है, लेकिन वही यहाँ पर है कि वह मोहन का घर है। क्या? वह मोहन का घर है। तो यहाँ पर बच्चों वह मोहन का घर है, यानी मोहन और घर का जो प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, तो यहाँ पर वो अब शब्द नहीं बल्कि वो पद हो गया। क्या हो गया? पद हो गया। अब देखिए बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझना है। अब आगे हम पढ़ते हैं, एक वाक्य पढ़ते हैं कि समास क्या है। तो समास क्या है, इसको इस वाक्य से हमको समझ में आएगा कि तुम माता और पिता से आज्ञा लेकर प्रधान है जो आचार्य के पास जाओ और उनसे हस्त द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक लेकर पढ़ो। देखिए बच्चों, कितना लंबा हो जाता है ना। तुम माता और पिता से आज्ञा लेकर प्रधान है जो आचार्य के पास जाओ और उनसे हस्त द्वारा लिखित प्राचीन पुस्तक लेकर पढ़ो। हस्त मतलब हाथ होता है ना। यहाँ पर हम ये लिखने का इसलिए प्रयास किए हैं, आप लोगों को हम समझाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि समास का अर्थ जो होता है बच्चों वो होता है सम जोड़ आस। यानी सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बिठाना या रखना, यानी कि पास पास रखना या बिठाना। और समास का अर्थ ये होता है संक्षिप्त या संक्षेपीकरण। तो अब देखिए इस वाक्य से पता चल जाता है, जैसा कि इसमें देखिए बच्चों, इसमें आपका वाक्य में है ना कि जैसे देखिए यहाँ पर माता और पिता, यहाँ है प्रधान है जो आचार्य, फिर यहाँ पर है हस्त द्वारा लिखित। तो यहाँ पर जो है थोड़ा विस्तृत रूप में लिखा हुआ है, इसको संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए हम लोग समास का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आगे अगर इसी को हम माता और पिता के जगह पर माता पिता कर देंगे, बीच में हाइफन दे करके,
और प्रधान है जो आचार्य के जगह पर प्रधानाचार्य कर देंगे, और हस्त द्वारा लिखित के जगह पर हस्त लिखित कर देंगे। जैसा कि देखिए आपका यहाँ पर दिया हुआ है माता पिता, फिर आपका प्रधानाचार्य, हस्तलिखित, यानी माता और पिता के स्थान पर आपका और हटा करके यहाँ पर योजक चिन्ह लाया गया है, उस योजक शब्द को हटा करके, और यहाँ प्रधान है जो आचार्य को हटा करके देखिए प्रधानाचार्य किया गया, और हस्त द्वारा लिखित यानी द्वारा को हटा करके हस्तलिखित किया, यानी संक्षिप्त रूप इसको दिया गया, यानी छोटा किया गया, है ना। तो यही आपका, यदि अब इसको हम पुनः पढ़ते हैं बच्चों, कि तुम माता पिता से आज्ञा लेकर प्रधानाचार्य के पास जाओ और उनसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक लेकर पढ़ो। देखिए कितना संक्षिप्त हो गया कि नहीं। यहाँ पर है कि माता और पिता, और को हटा दिए तो माता पिता, और है जो को हटा दिए तो प्रधानाचार्य, और फिर आपका यहाँ पर द्वारा को हटा दिए तो हस्तलिखित हो गया। अब इसी को वहाँ हम रख देते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, एक बार पुनः पढ़ते हैं कि तुम माता पिता से आज्ञा लेकर प्रधानाचार्य के पास जाओ और उनसे हस्तलिखित प्राचीन पुस्तक लेकर पढ़ो। देखो कितना संक्षिप्त हो गया बच्चों। तो यही आपका है, आपका क्या है ये समास। एक और लेते हैं उदाहरण, जैसे नीचे यहाँ पर है आपका रेखा से अंकित वाक्य पढ़िए। इसी को हम से हटा देंगे और रेखा और अंकित को एक साथ कर देंगे तो हो जाएगा रेखांकित। अब इसको देखिए हम पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, रेखांकित वाक्य पढ़िए। यानी कहने का तात्पर्य बच्चों कि संक्षेपीकरण की प्रक्रिया ही समास कहलाता है। क्या बच्चों, संक्षेपीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समास कहलाती है। अब यहाँ अर्थ है बच्चों कि बार बार हम प्रक्रिया दोहरा रहे हैं, तो प्रक्रिया आखिर है क्या, उसको हम थोड़ा सा एक लाइन में जान लेते हैं कि प्रक्रिया, जिसको इंग्लिश में आप लोग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। यानी वह क्रिया या प्रणाली, क्या प्रक्रिया का हम बतला रहे हैं कि वह क्रिया या प्रणाली जिससे कोई वस्तु है ना या कोई चीज निकलती है या होती है या बनती है, उसे हम प्रोसेस या प्रक्रिया कहते हैं। पुनः एक बार बच्चों कि प्रक्रिया किसे कहते हैं कि वह क्रिया या प्रणाली जिससे कोई वस्तु या चीज निकलती या बनती या होती है, उसे ही हम प्रक्रिया कहते हैं या प्रोसेस कहते हैं। हम बार बार प्रक्रिया दोहरा रहे हैं इसलिए इस बात को कहना पड़ा। चलिए बच्चों, तो अब आगे आपका है, हमको आशा है कि आप इसको समझ लिए होंगे, है ना, कि समास क्या है, तो एक संक्षेपीकरण है, यानी संक्षिप्त उसको जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। तो समास क्या है, वो एक छोटा रूप होता है। इसका परिभाषा भी हम जानेंगे बच्चों। पहले हम अभी जैसे जैसे बिंदुवार आपको हम पढ़ने के लिए बताए हैं ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हम लोग को अब पढ़ना है वो है समास प्रक्रिया के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। क्या चीज़, समास प्रक्रिया के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत है। समास के लिए बच्चों, है ना, क्षमा करेंगे यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ देखिए काम हो गया है, कम होना चाहिए। समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए, कम से कम 2 पद होने चाहिए, है ना। इसका परिभाषा मैं आगे बतलाऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। इसमें कि 2 या 2 से अधिक शब्द का भी मेल होता है और जो उससे भी बनता है, लेकिन यहाँ कम से कम समास को बनने के लिए कितने पदों की आवश्यकता है बच्चों, 2। अब पद में और शब्द में तो अंतर समझ में आ गया होगा कि जब स्वतंत्र रहता है शब्द वो तो शब्द कहलाता है, लेकिन वही अगर वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, पद कहलाता है। तो बच्चों अब आशा है कि आपको शब्द और पद में कोई जो है झंझट या उलझने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ समास के लिए कम से कम 2 पद होने चाहिए। कितने पद, 2 पद, है ना। समास प्रक्रिया में दूसरा बिंदु है बच्चों इसी का कि समास प्रक्रिया में 2 शब्दों या पदों के बीच संबंध सूचक प्रसर्गों अर्थात विभक्तियों और पदों का लोप कर दिया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर है
कि आप लोग परसर्ग और विभक्ति से अनभिज्ञ तो न होंगे, चूंकि कारक पढ़े होंगे। तो कारक का जो विभक्ति होता है वही उसी के संबंध में यहाँ बात किया जा रहा है। परसर्ग भी वही है, परसर्ग कहिए या विभक्ति कहिए, दोनों एक ही चीज हुआ बच्चों। तो वही है कि समास प्रक्रिया में दो शब्दों या पदों के बीच जो संबंध स्थापित करता है परसर्ग या जो है विभक्ति, वो उसका लोप हो जाता है ना। और तीसरा है क्या बिंदु कि समास होने पर जहाँ संभव हो तो कहीं कहीं नियमानुसार संधि भी कर दी जाती है बच्चों, है ना। तो ये समास के लिए, है ना, जो हम लोग को पढ़ना था कि क्या क्या आवश्यक बिंदु चाहिए था वो हम लोग पढ़े। अब इसके आगे देखिए हम लोगों को अगला बिंदु, अगला चीज़ क्या पढ़ना है वो आप देखें, इसका महत्व क्या है, समास का क्या महत्व है, इसके संबंध में पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। कि समास का महत्व बहुत बड़ा महत्व है बच्चों। पहला बिंदु इसका देखिए है कि यदि हम कहीं किसी के पास बोलते हैं या कोई कुछ कहीं लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसको ये समास जो है अधिक सुविधाजनक बना देता है, मतलब छोटा हो जाता है। तो छोटा और हो जाने से हमें आसानी हो जाती है ना। दूसरा है कि हमारी बात में या जो व्यक्त करते हैं हम अपने विचारों को, वो काफ़ी प्रभावात्मकता आज उसमें आ जाता है। क्या आ जाता है, हमारी व्यक्त विचारों में प्रभावात्मकता आ जाती है। तीसरा कि समास अधिक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है, लेकिन कम शब्दों में भी वही अर्थ रहता है, जिससे वाक्यों को सुनने और पढ़ने में समय कम लगता है। क्योंकि यहाँ दो या दो से अधिक शब्दों को यहाँ पर जोड़ करके या पदों को जोड़ करके बनाया जाता है समास, है ना। तो अगर यदि उसको संक्षेपीकरण संक्षिप्त में अगर हम बोलते हैं तो एक प्रभावी भी हो जाता है और सुनने में अच्छा लगता है, पढ़ने में भी जो है समय कम लगता है, उसका बचाव होता है बच्चों। तो ये समास का महत्व है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, जो है कि समास क्या है और समास की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग जानते हैं बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देखते हैं कि समास क्या है। इसके पहले मैं बतलाया हूँ कि समास सम धन आस, यानी सम यहाँ पर हलंत होना चाहिए था बच्चों, लेकिन हो नहीं पाया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। सम जोड़ आस, यानी सम का अर्थ होता है बच्चों पास, है ना। सम का अर्थ क्या होता है, पास। और फिर यहाँ पर देखिए उसका आस का अर्थ क्या होता है, रखना या बिठाना। तो यहाँ पर क्या हो गया, पास पास बिठाना, यानी सम जोड़ आस, पास पास रखना या बिठाना। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो है आपका एक संस्कृत में एक पद है, एक वाक्य है कि अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। क्योंकि हिंदी जो निकला है बच्चों, हिंदी का जो जन्म हुआ है बच्चों, वो संस्कृत से ही हुआ है। ये आप लोग को मालूम ही होगा और शिक्षक बताए भी होंगे। तो यहाँ पर है कि पुनः इसको सुनते हैं, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदों का एक पद हो जाना ही समास कहलाता है। अब समास का अर्थ पहले भी बतला चुके हैं, पुनः इसको सुना जाए बच्चों। यानी कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त या संक्षेपीकरण, यानी छोटा करना। अब इसका हम परिभाषा जानते हैं बच्चों। इसका परिभाषा है कि जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच के विभक्तियां लुप्त हो जाती है और बना हुआ शब्द समास कहलाता है ना बच्चों। पुनः एक बार कि जब दो या दो से, अभी बतला रहे थे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर नया शब्द बनाते हैं, है ना, तो उनके बीच के विभक्तियां लुप्त हो जाती है और बना हुआ शब्द समास कहलाता है। बच्चों इसको हम उदाहरण से भी समझेंगे, आप चिंतित ना हो, है ना। इसका उदाहरण भी नीचे हम दिए हुए हैं। इसका एक और जो है परिभाषा है बच्चों कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता हो तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं, है नहीं। सार्थक यहाँ निरर्थक आप लोग समझते होंगे। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ हो, अर्थात अर्थ सहित,
है ना। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं हो, है ना, अर्थ वो नहीं होता है। तो इसका क्षमा करेंगे, इसको पुनः सुने कि जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नवीन सार्थक संक्षिप्त शब्द बनाया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास कहते हैं। चलिए इसको आगे हम देखिए उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बच्चों। देखिए आगे क्या है, उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझेंगे, और उदाहरण के माध्यम से तो समझेंगे ही। तो इसका उदाहरण जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर देखिए हम ले लेते हैं कि आपका अभी जो बोल रहे थे कि रसोई घर, यहाँ देखिए समास जो है आपका, ये देखिए रसोई का घर, रसोई घर ये हो गया आपका समासिक शब्द या समस्त पद, और ये रसोई और ये घर। तो यही समासिक शब्द यहाँ हम लोग को समझना था, समास क्या कहते हैं, यही समास है, यानी संक्षिप्त है। रसोई का घर आपका यानी विग्रह कर दिया गया है और रसोई घर आपका समासिक शब्द है। चलिए इसको समझते हैं पहले कि इसमें हम लोग को पढ़ना होता है पूर्व पद और उत्तर पद भी। अब पूर्व पद क्या है, समास के विग्रह में प्रथम पद को पूर्व पद कहते हैं और समास के विग्रह में दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। अब यहाँ बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि उत्तर और पश्चिम पूरब ये नहीं है। पूर्व का अर्थ होता है पहले का और उत्तर का मतलब बाद वाले का, है ना। जैसा कि यहाँ पर देखिए कि रसोई घर है, अब रसोई का घर का इसको विग्रह किया हुआ है तो रसोई का घर है ना, यहाँ रसोई का घर। तो यहाँ पर देखिए का जो यहाँ पर है इसके पहले का जो ये है ये आपका रसोई पूर्व पद हो गया, और ये घर जो हो गया आपका बच्चों ये आपका क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो आपका ये यहाँ पर इंडिकेट भी किया कि यहाँ रसोई जो पूर्व पद है तथा वो घर जो है क्या है, उत्तर पद है। तो ये आपका आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। यानी समास विग्रह के समास विग्रह जब होता है यानी जब अलग अलग होता है तो उसको क्या है, जो पहले वाला शब्द होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो बाद वाला शब्द होता है उसको हम उत्तर पद कहते हैं। चलिए बच्चों, तो इसमें अब आगे हम लोग देखते हैं कि समस्त पद क्या है और समास विग्रह क्या है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ देखते हैं कि समस्त पद यानी समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द भी कहते हैं। दोनों चीज कहते हैं, समस्त पद या सामासिक शब्द। पुनः एक बार कि समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को समस्त पद या सामासिक शब्द कहते हैं। और समास विग्रह कैसे कहते हैं बच्चों, तो समस्त पद के सभी पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं बच्चों। यहाँ पर उदाहरण में हम लेते हैं कि आपका जैसे है कि राजा का पुत्र, क्या, राजा का पुत्र। यहाँ राजपुत्र जो है क्या है आपका समस्त पद है और या उसको सामासिक शब्द भी आप कह सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है ना। तो यहाँ पर आपका राजपुत्र सामासिक शब्द हो गया या समस्त पद कहें, और इसी को जब हम विग्रह किए मतलब अलग अलग किए, अभी देखिए ना कि समस्त पद, यहाँ समस्त पद राजपुत्र है तो समस्त पद के सभी पद को यानी राज और पुत्र यानी राजा और का जो पुत्र है इसको हम अलग अलग कर दिए। यहाँ का जो है देखिए आपका विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, ये दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ राजा का पुत्र, तो राजा आपका क्या हो गया, आपका पूर्व पद हो गया, और पुत्र क्या हो गया, ये आपका उत्तर पद हो गया या बाद वाला पद हो गया, या पूर्व पद को पहला पद भी बोलते हैं और जो है उत्तर पद को दूसरा पद भी बोलते हैं। कुछ भी आप जो बताए हैं बोल सकते हैं। तो बच्चों ये आपका था उत्तर पद और ये सारे चीज़ें बताए। अब आशा है कि आपको ये चीज़ भली भांति समझ में आ गया होगा कि समास क्या है, समास का परिभाषा क्या है ना, और समास के महत्व क्या होते हैं, है ना, समास के लिए आवश्यक बिंदु क्या है ना, और समास विग्रह क्या है, समस्त पद क्या है, इन तमाम चीज़ों को इस
वीडियो में मैंने बतलाया और आप लोगों ने सीखा। यदि किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, है ना। और शेष जो है आगे इसके भेदों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और अपने उत्तर पुस्तिका में अंकित कर मेरे नंबर पर आप अवश्य भेज देंगे, है ना। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद।